हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडी फॉर एग्जाम जस्ट पे। तो जैसा कि हम 3-4 दिन के बाद मिल रहे हैं, यानी कि 3-4 दिन हमने क्लास अपलोड नहीं किया हुआ था। और आज हम पढ़ेंगे नेशनल कमीशन फॉर एससीज के बारे में। तो इससे पहले जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई थी उसमें हम देख रहे थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और उसमें हमने इलेक्शन कमीशन को डिस्कस किया हुआ था, फिनेंस कमीशन को डिस्कस किया हुआ था, 3-4 संस्थाओं को डिस्कस किया हुआ है। और आज हम देखेंगे एससीज, एसटी, ठीक है, एससी एसटी और बैकवर्ड क्लासेस के बारे में जो कमीशन बनाए गए उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ हम महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व नहीं कराएंगे। एमसीक्यू किसी दूसरी क्लास में लेकर के आएंगे, यानी कि दूसरे वीडियो में लेकर के आएंगे। तो चलिए फटाफट बिना देरी किए हुए 10 से 15 मिनट में क्लास को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्लास को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यानी कि ये जो आयोग है ना, जितने की जो इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, ये एससी एसटीज की, तो यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, चाहे परीक्षा आर की हो, पीसीएस की हो, वीडियो की हो, किसी भी एग्जाम की हो, तो प्रश्न बनता है। तो क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास हम। नेशनल कमीशन फॉर एससीज, ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो इसका उद्देश्य क्या है? जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है किसके लिए? अनुसूचित जातियों के लिए। अगर इसके उद्देश्य के बारे में डिस्कस करें तो एससीज के लिए, यानी कि अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण का निरीक्षण करने के लिए इसकी जो स्थापना की गई है। ठीक है, आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल भी पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 338 में इसकी बातें की गई हैं। और ये एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, अच्छा, एक जो ये कुछ सांविधिक निकाय भी हैं। सांविधिक निकाय किसे कहते हैं, यानी कि दोनों में अंतर क्या होता है? तो जो सांविधिक निकाय होता है इसका जो गठन किया जाता है ये संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संसद के द्वारा इसका गठन किया जाता है। इसको हम बोलते हैं सांविधिक निकाय। ये कौन कौन से हैं इसको एक बार हम देख लेते हैं। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैच करने के लिए आता है, ईयर वाइज मैच करने के लिए। तो जरा सा इसको हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में बनाया गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो अधिनियम आयोग बनाया गया था ये 1993 में। और राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग बनाया गया था ये 2007 में। ठीक है, तो संसद के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसको सांविधिक आयोग कहा जाता है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर हम। तो हम देख रहे थे कि नेशनल कमीशन फॉर एससीज के बारे में, राष्ट्रीय आयोग, इसका उद्देश्य जो अनुसूचित जातियां हैं इनका संरक्षण करना। इसका निरीक्षण करने के लिए आयोग बनाया गया था, यानी कि ये आयोग क्या करेगा? इसका निरीक्षण करेगा। आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 338 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे आयोग के उदय के बारे में। उदय का मतलब इसकी स्थापना किस तरीके से होती है, कैसे इसकी स्थापना होती है, तो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आर्टिकल 338 की बात करें तो इसमें एससीज के लिए और एसटी के लिए, मतलब अनुसूचित जातियों के लिए, ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए इनके संवैधानिक संरक्षण के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। संवैधानिक संरक्षण का क्या मतलब हुआ? यानी कि संविधान में इनके बारे में जो बातें कही गई हैं, क्या इनके अधिकारों का संरक्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई। और इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया एससी एसटी आयुक्त। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहा गया? एससी एसटी आयुक्त कहा गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 1978 में क्या हुआ कि एससी एसटी इन्हीं के लिए एक गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया। ठीक है, गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया और इसका नाम बदल करके रखा गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। तो 1978 में ये आयोग बनाया गया और इस आयोग का नाम बदल करके 1987 में रखा गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। ठीक है, ये एक मतलब हिस्ट्री है कि कैसे इसका उदय होता है, इसको हम जो है समझा रहे हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि इसका आर्टिकल कौन सा है आयोग का, और इसमें यानी कैसे कैसे क्या परिवर्तन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट बेस्ड तो ऐसे पूछा जाएगा। उसके बाद में 1990 में ये महत्वपूर्ण तथ्य है, 1990 में 65वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि जितने भी प्रावधान थे इनको खत्म करके, यानी कि इनके स्थान पर एक बहुसदस्यीय, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना की जाती है। तो इन्हीं चीज़ों को बताने के लिए हमने पीछे जो डिस्कस किया हुआ था, है ना, कि ये कैसे बना है, तो जो ये तथ्य हमने डिस्कस किया हुआ है कि कब इसका नाम पड़ा, कौन कौन सी आयोग थे, तो ये हमने इसीलिए बताया था कि 1990 में जब 65वां संविधान संशोधन किया जाता है तो क्या किया जाता है, इन्हीं के स्थान पर ये रखा जाता है, यानी सारे प्रावधानों के स्थान पर बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एवं जाति का आयोग की स्थापना की जाती है। इतना हो गया। 1990 में 65वें संविधान संशोधन के द्वारा
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की जाती है। यहाँ से प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पे 2003 में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आयोग को 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, तो 2003 में क्या किया गया, 89 यानी कि 89वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 338 को बांट दिया गया 338 और 338 ए में। तो जो आर्टिकल 338 है ये संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, और जो 338 ए है ये संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से। इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि दोनों की स्थिति समान नहीं थी, यानी कि दोनों की जो स्थिति थी वो अलग थी और इनके संरक्षण के लिए अलग अलग प्रावधानों को करना जरूरी था, इसीलिए इनको अलग कर दिया गया और ये 2003 में इनको 89वें संविधान संशोधन के तहत कर दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अब यहाँ पे अलग अलग कर दिया गया। अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे और अलग अलग करके। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अगर हम बात करें तो इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें एक अध्यक्ष होता है, अभी हमने कहा था बहुसदस्यीय, यानी कि 1 से ज़्यादा सदस्य होंगे इसमें। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा और इनकी सेवा शर्तें और कार्यकाल ये दोनों राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। वैसे नियम बनाया गया है कि इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ये दिया नहीं गया कहीं पे। ठीक है, तो सेवा शर्तें क्या होंगी इनकी और इनका कार्यकाल क्या होगा, ये सब चीज़ें निर्धारित कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा इसको निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, सेवा शर्तें कार्यकाल भी राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। नियम के अनुसार इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष विजय सांपला हैं। क्या ये बदल गए हैं? अगर बदल गए हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके कार्य के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कार्य क्या है इनका, तो ये इनका काम क्या है, संवैधानिक संरक्षण। कैसा संरक्षण, संवैधानिक संरक्षण, यानी कि निरीक्षण करना, अधीक्षण करना और क्रियान्वयन। इन शब्दों को मैंने इसलिए लिखा हुआ क्योंकि शब्द ये महत्वपूर्ण है, अगर परीक्षा में पूछा जाता है ना, अगर ऑप्शन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो इनका काम क्या होता है कि ये हितों के उल्लंघन के मामले की जांच करते हैं, यानी कि जो एससी हैं, जो इनके हितों का अगर उल्लंघन होता है तो इसके मामले की जांच करते हैं। इनका सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नीति निर्माण में भागीदारी हो, इसकी जो है ये चीज़ें क्या करते हैं, इसका निरीक्षण करते हैं। राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं और संरचनात्मक उपायों में केंद्र और राज्य द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करते हैं, यानी कि केंद्र के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा इनके लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, क्या इनके लिए बेनिफिशियल हैं, क्या इनके संवैधानिक जो प्रावधान दिए गए हैं उनका संरक्षण हो रहा है, कहीं इनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए, इसका निरीक्षण करने के लिए आयोग बनाया गया है और आयोग का यही काम होता है। ठीक है, शक्ति के बारे में डिस्कस करते हैं। किसी कार्य या शिकायत की जांच पड़ताल करते समय दीवानी न्यायालय की शक्तियां जहां याचिका दायर की जा सकती है, तो ये पावर है आयोग की, आयोग के बारे में। ठीक है, कहीं कहीं पे आज भी दिवाली मनाई जा रही है ना, कुछ लोग हैं जिनके पास और कोई काम नहीं है तो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिलहाल हम क्लास देखते हैं। तो इसमें शक्ति, हमने कहा कि जो आयोग है उनकी शक्तियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इनके पास शक्ति किसकी होती है, दीवानी न्यायालय की शक्ति होती है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए अन्य संवैधानिक प्रावधान, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ध्यान से देखिएगा इनको। अब ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए यानी कि उनसे संबंधित हैं। तो हमारे संविधान में कहाँ कहाँ पे एससी एसटी के लिए डिस्कस किया गया, उनको हम एक साथ लेकर के यहाँ पे आए हैं। तो आर्टिकल 15 के चौथे भाग में एससी के लिए, उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 16 के 4A में राज्य के तहत प्रदत्त सेवाओं में एससी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, है ना, कि कहाँ कहाँ पे जैसे जो आयोग बनाया गया 338 के अलावा और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से अनुच्छेद में, यानी कि मौलिक अधिकार के तहत या कहाँ कहाँ पे इनके बारे में डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत की समाप्ति की गई है। अनुच्छेद 46 की बात करें तो यहाँ पे एससी एसटी यानी कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों का प्रोत्साहन किया गया है। सामाजिक अन्याय और शोषण से इनकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 335 भी संघ और राज्य में सेवाओं में नियुक्ति से संबंधित है इनसे। आर्टिकल 330 और
330 के तहत लोकसभा में और 332 के तहत राज्यसभा में SC ST को सीटों का आरक्षण भी दिया गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में और 332 के तहत राज्यसभा में SC ST को सीटों का आरक्षण दिया गया है। संविधान के भाग 9 में पंचायत और 9A में नगर पालिका, इसमें भी SC ST को आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, तो ये आप अपनी बातें अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं या कहीं भी, और ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा आर्टिकल को। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय, जो भी हमने डिस्कस किया है ना, कि 2003 में 89वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, इनको अलग अलग किया गया, यानी कि एक 338 आर्टिकल था और दूसरा कौन सा था, 338A बना दिया गया। तो इसमें डिस्कस किया गया SC के बारे में। अब हम डिस्कस करें किसके बारे में, STs के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 338। तो प्रावधान संरचना बिल्कुल किसकी जैसी है, STs की जैसी है। ठीक है, SC की जैसी है। और ये आर्टिकल 338A से संबंधित है। इनका भी कार्य, वन में रहने वाली STs यानी कि इनके जो लघु वनोपज हैं, इन पर स्वामित्व का अधिकार होगा, यानी कि जो वन से जो उत्पादन होगा, है ना, वनों के द्वारा, क्योंकि जो जनजातियां, जो ट्राइबल्स हैं वहीं पर रहती हैं, तो जो उसका उत्पादन होगा उस पर स्वामित्व का अधिकार ये किसका होगा, ये STs का होगा। ठीक है, विकास परियोजनाओं से विस्थापित STs की सहायता पुनर्निवास, अगर कोई विकास कार्य चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है, कोई विकास कार्य चल रहा है, और अगर वहाँ से STs को पुनर्स्थापित किया जाता है, यानी उनका विस्थापन होता है, तो विस्थापन करने के बाद क्या होगा कि वहाँ पे उनको पुनर्स्थापित किया जाएगा, यानी उनकी सहायता की जाएगी कि दोबारा कहीं भी जाकर के रह सकें, बच सकें। ठीक है, STs की वन सुरक्षा, सामाजिक वानिकी में अधिकतम सहयोग प्राप्त करने संबंधी उपाय से संबंधित है। झूम की खेती पर रोक, तो ये सारे कार्य हैं आर्टिकल 338A के अंतर्गत कहा गया है। जो आयोग है वो क्या क्या करेगा। ठीक है, तो आयोग क्या करेगा, इनकी पुनर्स्थापना, पुनर्वास से संबंधित इनकी सहायता करेगा। जो लघु वनोपज हैं उन पर स्वामित्व का अधिकार इनको दिलाएगा, और ट्राइबल लोगों का विकास किया जाएगा, जो ट्राइबल पीपल हैं, है ना, जनजातीय हैं। और वन सुरक्षा, सामाजिक वानिकी, इनकी सुरक्षा की जाएगी। झूम की खेती पर रोक लगाने के लिए। ठीक है, और शक्तियाँ किसकी होंगी, सिविल न्यायालय की होंगी। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष हर्ष चौहान है। अगर ये बदल गए हों तो कमेंट कीजिएगा, उन्हें याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर BCs, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो देखिए, उद्देश्य, मंडल मुकदमे के निर्णय 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सूची में शामिल नहीं होने योग्य होने के बावजूद शामिल और सूची से बाहर यानी कि असमभिष्ट होने संबंधी नागरिकों की शिकायत की जांच के लिए एक अस्थायी वैधानिक निकाय की स्थापना के लिए निर्देशित किया था। ठीक है, अब इसको समझते हैं इजीली। तो इसका उद्देश्य क्या था, इसको जो आयोग बनाया गया, ठीक है, ये क्यों बनाया गया, तो जो 1992 में मंडल मुकदमा हुआ था, तो उसके निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था केंद्र सरकार को कि ऐसे लोग जो पिछड़े वर्ग में नहीं आते हैं, अगर उनको शामिल कर लिया गया, यानी कि पिछड़े वर्ग में नहीं आ रहे हैं लेकिन फिर भी शामिल हो गए हैं, या फिर ऐसे जो सूची से बाहर है और शामिल करने योग्य हैं, है ना, तो उनको हटाना और उनको अंदर करना, और नागरिकों की शिकायत के जांच के लिए एक अस्थायी वैधानिक निकाय की स्थापना करना। तो इसके बाद में इसी के अनुसार क्या किया गया था, 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था। तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 102वें संविधान संशोधन के द्वारा, और आर्टिकल हो गया 338 का B। ठीक है, आर्टिकल 338 के B के तहत इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, और संविधान संशोधन था 102वां संविधान संशोधन। ठीक है, NC/SC और NC/ST की तरह इनको दर्जा दे दिया गया, और फंक्शन भी सेम है। अभी हाल ही में 127वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा और 105वें संविधान संशोधन के तहत संशोधन अमेंडमेंट किया गया। इसमें प्रावधान क्या किया गया है कि 102वें संविधान संशोधन के तहत पिछड़े वर्गों की सूची में समुदायों को शामिल करने या बाहर करने की शक्ति किसको दे दी गई है, राज्य को दे दी गई है। यानी कि बैकवर्ड क्लासेस में कौन कौन आएगा, है ना, या फिर किसको बाहर करना है, किसको शामिल करना है, ये जिम्मेदारी अब किसकी हो गई, स्टेट की हो गई, राज्य की हो गई। ये कब दिया गया, 105वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, जिसे इस संशोधन में राज्य की शक्ति को बहाल किया गया। तो 105वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए, ठीक है,
और राज्यों प्लस यूटीज को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने की शक्ति किसके पास है? राज्य के पास है। तो ये हो गया एससी। हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया एससी के बारे में, एसटी के बारे में और बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। एससी के बारे में 338 आर्टिकल है, एसटीज के बारे में 338 एक आर्टिकल है, और इनके बारे में कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 338 का बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और एससी एसटी को अलग कब किया गया था? 2003 के संविधान संशोधन के तहत, 2003 में 89वें संविधान संशोधन के तहत। और एससी एसटी की जो सम्मिलित स्थापना हुई थी, ये हुई थी कब? 1990 के इसमें किया गया था इनको, और 2003 में इनको अलग कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया, सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम किसी दूसरी क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लास को पूरा देखिएगा, बाकी जो सुझाव हो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्लास को देखिए, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जो भी आपको लगता है कि हाँ इस क्लास में और कुछ इंक्लूड करना चाहिए था या फिर कुछ हटाना चाहिए था, तो ऐसा कोई सुझाव है तो आप इसको ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसको रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा, और अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो क्लास में इतना ही, आज की क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।